बचपन की बात और थी भाईजान। अब हालात वो नहीं रहे जो 20 साल पहले थे। तब हम ज़रूरतमंद थे और आपके एहसानात तले दबे हुए थे। मगर अब मेरा बेटा असफंद कराची के सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर लग गया है। उसकी इज्जत, उसका वक़ार है। और वो जो हर चीज़, हर वक्त आपकी बेटी सोमी के पीछे भागता फिरता था, वो महज एक बचपना था जिसे अब भूल जाना है। सबके हक में बेहतर है, क्योंकि अब मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा और मुअज़्ज़ज़ इंसान बन चुका है। जबकि आपकी बेटी का हाल तो सबके सामने है, जो मैट्रिक के इम्तिहान में 2 बार फेल होकर अब घर की चार दीवारी में बैठकर वक्त ज़ाया कर रही है। हमें अपने ख़ानदान की नाक नहीं कटवानी कि कल को लोग कहें कि एक प्रोफेसर की बीवी अंगूठा छाप और जाहिल है। कुप्पी के इन जहरीले और नकीले जुमलों ने सोमी के वजूद में जैसे हजारों नश्तर उतार दिए थे। वो जो किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी मंगनी की बात पक्की होने की खुशी में मुस्कुरा रही थी, उसके गालों पर आंसुओं की बरसात उतर आई और उसके हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे लरसने लगी। तभी सोमी के वालिद अकबर अली ने एक गहरी आह भरी और बहुत धीमी आवाज में बोले कि बहन, रिश्ते तो ज़र्ब से निभाए जाते हैं। सोमी भले पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वो तुम्हारी अपनी भतीजी है। उसका दिल सोने का है और इस फन के साथ उसका नाम तो बचपन से जोड़ा गया है। तुम आज इस तरह की बातें करोगी तो मेरा भरम टूट जाएगा। मगर भूपी का लहजा मजीद कठोर हो गया। वो कुर्सी से उठते हुए बोली, भाईजान, बड़म रोटी नहीं देता और ना ही माशरे में सर उठाकर जीने का सलीका सिखाता है। मेरी बात पत्थर पर लकीर समझे कि असफंद अब सोमी जैसी नालायक लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। उसे अब कोई अपने पाए की लड़की चाहिए जो उसके साथ किसी महफिल में खड़ी होकर अंग्रेजी बोल सके, ना कि सोमी की तरह चूल्हे पर रोटियां पकाते हुए जिंदगी गुजारते। सोमी ने जब ये सुना तो उसके अंदर जैसे कोई चीज टूट कर बिखर गई। उसने खुद को आईने में देखा और अपनी सूजी हुई आंखों से मुखातिब होकर कहा, क्या वाकई में इतने हकीर हूं कि मेरी कोई वक़्त ही नहीं है? उसने उसी रात फैसला किया कि उस हकारत का जवाब लफ्ज़ों से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से देगी। उसने अपनी किताबें निकाली जो धूल से अटी हुई थी और दिल में अहद किया कि अब नींद उसकी आंखों पर तभी सजेगी जब वो असफन और उसकी मगरूर माँ को ये दिखा देगी कि एक हारी हुई लड़की जब जीतने पर आती है तो वो तारीख बदल देती है। असफन जो कभी उसके लिए कायनात का मरकज था, अब उसे एक चैलेंज नजर आने लगा। उसने शहर जाने का फैसला किया और अपने बाप के सामने हाथ छोड़कर कहा, बाबा, मुझे एक मौका दे। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं बोझ नहीं हूँ। मैं इस माशरे के तानों को दफन करना चाहती हूँ जो सिर्फ डिग्रियों की बुनियाद पर इंसानों को तोलता है। वालिद ही शहर में पढ़ने की इजाज़त उसे दे दी थी। वो जानते थे कि हौसला अब टूटने वाला नहीं था। अगले दिन से ही सोमी ने अपनी पुरानी टूटी फूटी किताबों को एक मेले से थैले में बांधते कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दिल में अभी तक फुप्पी की आवाज़ें गूंज रही थी जो उसके बाबा जान से कह रही थी कि भाईजान, इस लड़की को शहर बेचकर आप अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। तो यहाँ गांव के स्कूल में 2 हर्फ नहीं सीख सकी, वहां बड़े शहर के कॉलेजों में इसने क्या ही तीर मारना है। सोमी ने इन तलख बातों को अपने दिल की गहराइयों में एक अमानत की तरह महफूज कर लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठंडी आग जल रही थी। उसने अपने वालिद के करीब जाकर बहुत धीरे से कहा, बाबा, मुझे बस एक मौका दे दे। मैं वादा करती हूँ कि मैं पलट कर नहीं देखूंगी और ना ही मैं कभी आपका सर झुकने दूंगी। अकबर अली ने बेटी के सर पर हाथ रखा और भराई हुई आवाज में बोले, सोमी पुत्र, शहर की जिंदगी बहुत घुटन है। वहां कोई अपना नहीं होता और तुम तो कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकली, तो ये तुम सब कैसे करोगी? सोमी ने बाप का हाथ थामकर जवाब दिया, बाबा, जहाँ अपनों के लहजे इतने बेगाने हो जाए, वहां शहर की अजनबियत ज्यादा सुकून देगी। मुझे बस हक की दुआ चाहिए। मैं अपनी पहचान मिटाकर वहां जाऊंगी ताकि मुझे वो नलायक सोमी ना कह सके जो मैट्रिक में फेल हुई थी। अगले ही दिन वो बैग में अपनी चंद जोड़े कपड़े और ढेर सारी हिम्मत भर के बस में जा बैठी। शहर पहुंचकर उसने एक छोटे से हॉस्टल में पढ़ा ली, जहाँ की वार्डन एक सख्त मीर खातून थी। वार्डन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते पूछा, लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ किस मकसद के लिए आई हो? सोमी ने अपनी पलकें झुकाई और एक नया नाम इख्तियार करते हुए कहा, मेरा नाम सोम्या है और मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आती। वार्डन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा,
यहाँ सब यही कह कर आती हैं, मगर शहर की रोशनियाँ सब बुला देती हैं। सोमी ने तड़प कर जवाब दिया, बाजी, जिनके पीछे अंधेरे इतने गहरे हों, उन्हें रोशनियों से डर लगता है। मुझे बस एक कोना दे दे जहाँ मैं अपनी किताबें रख सकूं। और उसके बाद एक तवील जद्दोजहद का आगाज हुआ। सोमी ने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहाँ की लड़कियां उसके सादा लिबास और खामोशी का मजाक उड़ाती थी। एक दिन एक अमीर जादी ने उसकी किताब छीन कर कहा, ए लड़की, तुम हर वक्त इन किताबों में क्यों घुसी रहती हो? क्या तुम्हें दुनिया की किसी और चीज से दिलचस्पी नहीं है? सोमी ने अपनी किताब वापस देते सुकून से कहा, दिलचस्पी उसे होती है जिसके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ मेरे पाने का रास्ता है, और वो ये किताब ही है। उसने अपनी शनाख्त को इस तरह छुपाया कि किसी को कानो कान खबर ना हो कि वही लड़की है जिसकी नाकामी के किस्से उसके गांव की गलियों में आम थे। वो रात को हॉस्टल के किचन में काम करती ताकि अपनी फीस जमा कर सके, और दिन भर लाइब्रेरी के एक दूर अफ्ताब कोने में बैठकर लफ्जों से दोस्ती करती। एक रात उसकी रूममेट ने उससे पूछा, सोमिया, तुम कभी घर फोन क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? सोमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, याद तो बहुत आती है मारिया, लेकिन अभी मेरी यादों पर कुछ लोगों का हकारत का पहरा है। मैं जब तक उन तानों का जवाब अपनी कामयाबी से नहीं दे देती, तब तक मेरे लिए घर की कोई रानी है। मारिया ने हैरत से पूछा, क्या कोई तुमसे इतनी नफरत भी कर सकता है? सोमी ने मुस्कुरा कर कहा, नफरत तो कमजोर लोग करते हैं, ताकतवर लोग तो हकारत करते हैं, और वही हकारत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान असफंद का ख्याल एक लम्हे के लिए भी अपने जहन में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि असफंद की मोहब्बत महज एक खाम ख्याली थी जिसकी कीमत उसे अपनी इज्जत नफ्स देकर चुकानी पड़ी थी। कॉलेज के प्रोफेसर एक दिन क्लास में और कहने लगे, हमारी क्लास में एक ऐसी तालबा है जिसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सौम्या, तुम स्टेज पर और सबको बताओ कि तुम्हारी इस कामयाबी का राज क्या है। सोमी जब खड़ी हुई तो उसे अपने गांव का वो सहन याद आया जहां उसे नालायक कहकर दुत्कारा गया था। उसने माइक पर जाकर सिर्फ इतना कहा कि मेरी कामयाबी का राज वो दुख है जो मुझे कैसे इंसान ने दिया था, जो मेरा अपना कहलाता था। उसे साबित किया कि इंसान का बेस बदलना आसान है, मगर अपनी रूह को तराशना बहुत मुश्किल काम है। इस दौरान उसे एक नामूर यूनिवर्सिटी से आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप की पेशकश हुई, तो उसकी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आए। उसने अपने बाबा को खत लिखा, बाबा, अब आपका सर फख्र से बुलंद होने वाला है। मैंने वो कर दिखाया है जिसका ख्वाब मैंने उस रात देखा था जब हम पर अपनों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। शहर की उस भीड़ में वो एक गुमनाम लड़की से एक बाअसर शख्सियत बनने के सफर पर निकल चुकी थी, और अब उसे किसी असफंद या किसी फुप्पो के सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने अपने लहजे में वो वकार और बातों में वो ठहराव पैदा कर लिया था जो सिर्फ उन लोगों के पास होता है जो आग के दरिया से गुजर कर आए हों। उसने अपनी मेहनत से सीएसएस की इम्तिहान की तैयारी शुरू की और दिन रात एक कर दिए। जब लोग सोते थे तो वो जागती थी, जब लोग तफरीह करते थे तो फाइलों और किताबों की ढेर में दबी होती थी। उसका हर गुजरता दिन उसे इस मंजिल के करीब कर रहा था जहां से अपनी तस्वीर का हिसाब लेना था, मगर इंतकाम नहीं, बल्कि अपने बुलंद मकाम से सोमी। अब वो सोमी नहीं रही थी जैसे कोई भी बात कहकर वो रुलाया जा सकता था, बल्कि वो अब सोमिया बन चुकी थी जिसकी आवाज में फैसला की कुवत थी और जिसके कदमों तले कामयाबी की जमीन पिट चुकी थी। उसने अपनी खामोश हिजरत को एक ऐसी दास्तान में बदल दिया जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनने वाली थी। वो अक्सर तन्हाई में खुद से कहती थी कि देखो असद, तुम प्रोफेसर बनकर जिस गरूर में थे, आज मैंने उस गरूर की बुनियादें हिला दी हैं। अब जब हमारा सामना होगा तो तुम सिर्फ एक आम उस्ताद होगे, और मैं कानून की वो ताकत जो तुम्हारे हर तकब्बुर का जवाब दे सकेगी। सोमी की ये खामोश हिजरत अब एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी जो बहुत जल्द उसके गांव की फिजा को बदलने वाला था। उसकी जीत का सूरज तलू होने के करीब था। उसने अपनी तमाम पुरानी यादों को एक संदूक में बंद करके दरिया ब्रू कर दिया था ताकि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ मुस्तकबिल की चमक हो और माजी का कोई साया उसे परेशान न कर सके। उस दिन शहर के महंगे तरीन मैरिज हॉल की रोशनियां असफन की कामयाबी और उसके नए वक़ार की गवाही दे रही थी, जहाँ खानदान की एक बड़ी शादी की तकरीब में वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर
दोस्तों के झुरमुट में घिरा हुआ क्या क्या लगा रहा था। असफल ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके बात करने के अंदाज अब ऐसा था जैसे वो दुनिया का सबसे मोतबर इंसान हो। इसी दौरान सोमी, जो कि अपनी खामोश जद्दोजहद की इब्तदाई दौर में थी, अपने वालिद के साथ तकरीब में दाखिल हुई। उसका लिबास सादा था और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, मगर असफन की आंखों में अब उसके लिए कोई पहचान बाकी नहीं थी, क्योंकि शादी खानदान के लिए एक फर्द की थी। इसलिए वालिद के कहने पर सोमी भी उनके हमरा शरीक हुई थी। असलपन अपने दोस्त से कह रहा था कि देखो यार, इंसान की संगत ही उसकी पहचान होती है। मैंने तो हमेशा से ये तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो आपकी परवाज में रुकावट बने, चाहे वो आप लोगों के रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसका इशारा सोमी की तरफ था, जो इत्तेफाक से इनके करीब ही खड़ी थी। असफद के एक दोस्त ने सोमी की तरफ इशारा करते हुए पूछा, असफन यार, ये लड़की कौन है जो बार बार तुम्हारी तरफ देख रही है? क्या ये तुम्हारी कोई दूर की अजीज है? असफद ने एक सर्द नजर सोमी पर डाली और बड़ी बेरुखी से बोला, छोड़ो यार, कोई होगी, गांव की लड़की। हमारे खानदान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमने सिर्फ जरूरत के वक्त याद रखा है। सोमी ने जब ये सुना तो उसके दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी। वो हिम्मत करके असफन के पास गई ताकि कम से कम उसे सलाम तो कर सके। उसे बहुत धीमी आवाज में कहा, असफन कैसे हो तुम, और तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? असफन ने उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय अपने हाथ में मौजूद खाली गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और नायत हकारत से बोला, ए लड़की, जरा ये गिलास पकड़ना और जाकर देखो, अगर वेटर मिल जाए तो उसे कहना कि मेरे दोस्तों के लिए ताज़ा जूस गया है। सोमी का हाथ गिलास पकड़ते हुए लड़स गया। उसकी आंखें नम होने लगी। उसने टूटे हुए लहजे में कहा, असफन मैं सोमी हूँ, क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए? असफन ने एक जोरदार कहका लगाया और अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला, सुना आपने, ये अब भी वही पुरानी यादें सीने से लगाए बैठी है। ओ बीबी, अब मैं शहर का एक नामूर प्रोफेसर हूँ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे नालायक और जाहिल लोगों के नाम याद रखूं। तुम लोगों की तो मैट्रिक की किताबें नहीं खत्म होती और मैं यहाँ पीएचडी के मुकाबले लिख रहा हूँ। हमारे दरमियान अब वो खलीज आ गई है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकोगे। उसके दोस्तों में ने उसकी तायद में सर हिलाया और एक दोस्त शरारत से बोला कि प्रोफेसर साहब, लगता है आपका माजी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। असफन ने तंजिया नजरों से सोमी को देखा और कहा, मेरा माजी तो बहुत पहले मर चुका है। ये तो बस एक बोझ है जिसे खानदान की मजबूरियों में ढूंढना पड़ा है। तुम जाओ यहाँ से और अपने पप्पा के पास बैठकर खाना खाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, तुम्हारे यहाँ खड़ा होना भी मुझे अजीब लग रहा है। सोमी ने वो गिलास वही मेज पर रखा और बिना कुछ के वापस पलट गई। उसके कानों में असफन के वो अल्फाज हथौड़ों की तरह बज रहे थे कि तुम एक बोझ हो। असफन अपनी बातों में दोबारा मगन हो गया और एक लम्हे के लिए पलट कर नहीं दिखा कि उसने अपनी मंगेतर और बचपन की साथी की रूह को कितने गहरे जख्म दिए। अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने तो अपनी माँ को साफ कह दिया है कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढे जो कम से कम गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्योंकि एक प्रोफेसर की बेगम को भी तो प्रोफेसर जैसा नजर आना चाहिए ना। सोमी जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसने अपने आंसू पूछे और दिल में अहद किया कि आज के बाद असफन का नाम उसके लिए सिर्फ एक इबरत का निशान होगा। उसे महसूस किया कि असफन का गुरूर उसे अंधा कर चुका है और वो अब किसी रिश्ते की अहमियत नहीं समझता। असफन की माँ भी वहां मौजूद थी, जिन्होंने सोमी को हकारत से देखते हुए कहा, देख लिया सोमी मेरा बेटा अब किस मुकाम पर है। अब वो तुम जैसी लड़कियों को घास ग्लास पकड़ाने के लिए भी नहीं रखता। इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात में रहो और हमारे घर के ख्वाब देखना छोड़ दो। सोमी ने अपनी फूफो की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से हॉल से बाहर निकल आई। उसे अब यकीन हो गया था कि असफन की जिंदगी से निकल जाना ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। उस रात सोमी ने अपनी डायरी में लिखा, असफन, शुक्रिया, तुमने मुझे बोझ कहकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रास्ता मुझे दिखा दिया। अब मैं तुम्हें अपनी कामयाबी का वो मंजर दिखाऊंगी जहां तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारी गर्दन में गुरूर का वो सरिया टूट जाएगा जिस पर आज तुम इतने नाज से असफन के कह के दीवारों से टकराकर सोमी के वजूद को मजीद मजबूत कर रहे थे। वो अब कमजोर लड़की नहीं रही थी जिसका सहारा असफन था, बल्कि अब वो खुद अपना सहारा बनने के लिए तैयार थी। असफन ने जिस लड़की को एक बोझ समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, उसे खबर ही नहीं थी कि यही बोझ
एक दिन उसके पूरे करियर के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बनकर सामने आएगा। असफन का इल्मी रूप और उसका मस्नुई वक़्क़ार उस रात अपनी इंतहा पर था, मगर उसे मालूम नहीं था कि मकाफ़ात अमल का पहिया घूम चुका है और बहुत जल्द उसे एक-एक कहके का हिसाब देना होगा। जो इसने सोमी की जाहिलियत और उसकी गुर्बत पर लगाया था। सोमी ने शहर की उस सर्द रात में अपने बाप का हाथ थाम कर कहा कि बाबा, अब मैं यहाँ से कभी पलट कर नहीं जाऊंगी जब तक मैं खुद को कुछ बना ना लूं। अकबर अली खान ने अपनी बेटी की आंखों में वो अज़्म दिख लिया था जो पहाड़ों को भी चीर सकता है। असफंद अपने तकब्बुर की दुनिया में मगन रहा, जबकि सोमी ने अपनी आंसू को स्याही बनाकर अपनी तकदीर की नई कहानी लिखना शुरू कर दी थी, जिसमें असफंद जैसे किरदारों के लिए सिर्फ पछतावा ही बचा था। असफंद के दोस्त उसकी कामयाबी की तारीफ कर रहे थे और वो अपनी कुर्सी पर फैल कर बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी कायनात फतह कर ली हो। मगर उसे क्या मालूम था कि सच्ची फतह उस लड़की की होने वाली है जिसे उसने गिलास पकड़ाने वाली एक आम सी जाहिल लड़की समझकर रद्द कर दिया था। और अब वक्त का हर लम्हा असफन के जवाल और सोमी के अरूज की तरफ बढ़ रहा था। सोमी ने हॉस्टल के उस छोटे से और हफ्सज़दा कमरे में अपनी जिंदगी की किताब का एक नया बाब खुला था, जहाँ रात के 2 बजे भी वो लैंप की रोतफ रोशनी में फाइलें फैला कर बैठी रहती। उसकी रूममेट ज़ैनब ने कई बार नींद में करवट बदल कर उसकी तरफ देखा और बुलाकर उठकर बैठ गई। ज़ैनब ने जमाई लेते हुए कहा, सोमिया, तुम पागल हो जाओगी। आखिर ये कौन सा इम्तिहान है जिसके लिए तुमने अपनी नींद और सुकून हराम कर लिया है? क्या तुम्हें जिंदगी में थोड़ी भी फुर्सत नहीं चाहिए? स्वामी ने अपनी थक गई हुई आंखों को मसता और एक लंबी सांस खींचकर जवाब दिया, ज़ैनब, फुर्सत उन लोगों का हक है जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो। मैं तो अपनी पहचान की तलाश में निकली। मुझे अपनी नींदों का सौदा करके वो ख्वाब खरीदना है जो मेरे अपनों ने मुझसे छीन लिए थे। तो ज़ैनब ने उसकी मेज पर रखी किताबों के ढेर को देखते हैरत से पूछा, मगर तुमने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इस साल का सबसे बड़ा मेरिट स्कॉलरशिप मिल चुका है? तुम्हारे पापा तो खुशी से निहाल हो जाएंगे। आखिर तुम क्यों खुद को एक मशकूक और छुपी हुई जिंदगी में कैद किए हुए हो? तुम अपने रिश्तेदारों पर अपनी तालीम जाहिर क्यों नहीं करना चाहती? आखिर क्या वजह है? सोबी ने गहरी खामोशी के बाद जवाब दिया कि अभी वक्त नहीं आया ज़ैनब। अगर मैंने अभी बता दिया तो मेरी फूफी फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर देगी। वो समझती है कि मैं यहाँ किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ या महज वक्त ज़ाया कर रही हूँ। उन्हें ऐसा ही सोचने दो, क्योंकि जब खामोशी से बड़ी कामयाबी दस्तक देती है तो उसका शोर पूरी दुनिया सुनती है। इसी दौरान उसके फ़ोन पर उसके वालिद की कॉल आई। सोमी ने आवाज़ दुरुस्त की और फ़ोन कान से लगाया। बाबा जान की आवाज़ में फिक्रमंदी थी। उन्होंने पूछा, पुत्र सोमी, तुमने वहाँ कैसे गुजारा कर लिया? सुना है शहर में बहुत महंगाई है। अगर पैसों की तंगी हो तो बता देना, मैं अपनी ज़मीन का एक छोटा हिस्सा बेच दूंगा, अगर तुम अपनी पढ़ाई अधूरी मत छोड़ना। सोमी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपनी आवाज़ को मजबूत बनाकर कहा, नहीं बाबा, मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ एक छोटे से दफ्तर में टाइपिंग का काम करती हूँ। उससे मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाबा जान ने ताज्जुब से कहा, बेटा, काश मैं तुम्हें असफन जैसे प्रोफेसर की तरह बड़े कॉलेज में भेज पाता, मगर मैं मजबूर हूँ। स्वामी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, प्रोफेसर होना सिर्फ एक ओहदा है, असल मुकाम तो ज़र्फ से मिलता है। आप फिक्र ना करें, आपको वो मकाम दूंगे जो किसी प्रोफेसर के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा। फ़ोन बंद करते सोमी दोबारा अपनी फाइलों में मगन हो गई। उसने एक खुफिया मिशन की तरह अपनी CSS की तैयारी को जारी रखा। उसका ये रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी जासूस का होता है। वो कॉलेज जाती तो वहाँ कंटीन में बैठने के बजाय लाइब्रेरी के कोशे में चली जाती, जहाँ पुरानी और धूल से बड़ी किताबें रखी होती। एक दिन उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे दफ्तर में बुलाया और कहा, सोमिया, हमें फख्र है कि आपने बैनुल अक़वामी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है और अब आपको हुकूमत की तरफ से एक खसूसी वजीफ़ा दिया जा रहा है। क्या आपको ख़ानदान को इस तकरीब में मदऊ करें? सोमी ने बहुत अदब से सर झुकाकर कहा, सर माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कामयाबी अभी खुफिया ही रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव में किसी को पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। प्रिंसिपल ने हैरत से पूछा, ऐसा क्यों? बीबी, कामयाबी तो बांटने से बढ़ती है।
سومی نے جواب دیا، سر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مرہم صرف مکمل فتح ہوتی ہے، اور میری فتح بھی ادھوری ہے۔ جس دن میں اس کرسی پر بیٹھوں گی جہاں سے انصاف کی قلم چلتی ہے، اس دن میں خود دنیا کو بتاؤں گی کہ نالائق کہیں جانے والی لڑکی نے کر دکھایا۔ سومی کی اس جدوجہد میں زینب اس کی واحد رازدار تھی۔ زینب اکثر کہتی تھی کہ سومی، جب تم کبھی کسی سے بات کرتی ہو تو تمہارے لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ ہوتی ہے، جیسے تم کسی سے بدلہ لے رہی ہو۔ سومی کہتی، نہیں زینب، یہ بدلہ نہیں، یہ وہ جواب ہے جو میں نے ان تانوں کو دینا ہے، جو مجھے وراثت میں ملے تھے۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ 2 گھنٹے کی نیند دیتی اور باقی وقت قانون کی کتابوں اور حالات حضرہ کے مطالعے میں صرف کرتی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے، مگر اس کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ اکثر رات کو کھڑکی سے باہر کھڑی ہو کر اسفن کے ان جملوں کو دہراتی تھی کہ تم ایک بوجھ ہو، اور پھر ایک نئی ہمت کے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اس نے اپنی اسکالرشپ کی رقم کو سنبھال کر رکھا اور اس سے مہنگی کتابیں اور نوٹس خریدے تاکہ اس کی تیاری میں کوئی کسر نہ رہے۔ اس کی زندگی کے اس دور میں سے کئی بار تنگی کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس نے کبھی ہار نہیں مانی۔ ایک بار اس کی پھپھی نے اسے کال کی اور طنزیہ لہجے میں پوچھا کہ سنا ہے تم شہر میں بہت بڑی آفیسر بن گئی ہو، کتنا کما لیتی ہو آخر؟ سومی نے بہت ضبط سے کام لیا اور کہا، پھپھی جان ابھی تو بس سیکھ رہی ہوں، جس دن کماؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھپھو نے کہکا لگا کر کہا، ہاں ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا کما رہی ہوگی، ہماری بات مانو اور واپس آ جاؤ۔ اسفن کی شادی ہو رہی ہے ایک بہت پڑھی لکھی لڑکی سے، تم کم از کم وہاں کام کاج میں ہاتھ ہی بٹا دینا۔ سومی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، آپ فکر نہ کرے پھپھو، میں اس دن ضرور آؤں گی اور آپ کو اپنی کمائی کا حصہ بھی دوں گی۔ سومی نے فون رکھ کر خود سے وعدہ کیا کہ اب اس کی یہ خفیہ جدوجہد اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی اور اب صرف امتحان کے نتیجے کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کیسے طوفان کا پیش خامہ ہے جو اسفند کے غرور اور پھپھو کی حقارت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا۔ اس کی راتوں کی عبادت اور دن کی ریاضت نے اسے ایک ایسی طاقت دی تھی کہ اب اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اکیلی ہی ایک لشکر بن چکی تھی جو اپنی محرومیوں کا حساب لینے کے لیے تیار تھی۔ سومی کی یہ داستان اس بات کی گواہی تھی کہ جب کوئی لڑکی اپنی تذلیل کو اپنی طاقت بنا لیتی ہے تو پھر اسے گرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی تمام کامیابی کو ایک فائل میں بند کر رکھا تھا اور اس فائل کا نام رکھا تھا میرا جواب۔ یہ جواب اب بہت جلد سب کے سامنے آنے والا تھا اور سومی کی یہ خفیہ جدوجہد اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ آخرکار اس کی محنت رنگ لے آئی۔ شہر کے گورنمنٹ کالج کا وسیع و رئیس ہال آج برقی کمکموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا تھا، جہاں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ اسفن جو اب اس کالج کا سب سے معتبر پروفیسر مانا جاتا تھا، اسٹیج کے وسط میں کھڑا اپنے جونیئر اساتذہ اور طلبہ پر روح جما رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا تکبر تھا جو وقت کے ساتھ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے غصے سے ایک طالب علم سے کہا، ارے بھائی تم لوگ ابھی تک صوفوں کی ترتیب ٹھیک نہیں کر سکے ہو؟ تمہیں معلوم بھی ہے نا کہ آج ہماری مہمان خلوصی کون ہے؟ وہ اس ضلع کی نئی اسسٹنٹ کمشنر ہے جو اپنے سخت ڈسپلن کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اگر انہیں ذرا بھی بے ترتیبی نظر آئی تو پورے کالج کی ساکھ مٹی میں مل جائے گی۔ اسفن کے قریب کھڑے ایک دوسرے پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اسفن یار، تم خواہ پریشان ہو، تمہاری موجودگی میں کون سی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ آخر تم اس فنکشن کی انچارج ہو اور تمہارا نظم و ضبط پورے شہر میں مشہور ہے۔ اسفن نے اپنی ٹائی کی گرد درست کی اور فخر سے بولا کہ وہ تو ہے صاحب، میں کسی بھی کام میں نالائکی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ میری شاگرد ہو یا میرا کوئی رشتہ دار۔ ویسے سنا ہے کہ اے سی پی صاحبہ بہت کم عمر ہے، انہوں نے پہلے ہی سال میں سی ایس ایس کے امتحان میں ٹاپ کیا تھا۔ کاش ہمارے پاس بھی ایسے ذہین لوگ ہوتے، ورنہ یہاں تو لوگ میٹرک کرنے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ اس کا اشارہ آج بھی لاشعوری طور پر سومی کی طرف تھا جس سے وہ برسوں پہلے اپنی زندگی سے بے دخل کر چکا تھا۔ ہال کے پیچھے بیٹھے کچھ طلبہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ یار آج پروفیسر اسفن کچھ زیادہ ہی اڑے لگ رہے ہیں، جسے انہیں کسی بڑی خوشخبری کا انتظار ہو یا شاید یہ چیف گیسٹ کو متاثر کرنا چاہتے ہو۔
इस दौरान हॉल के मरकजी दरवाजे पर एकदम हलचल सी मच गई और पुलिस के सायरन की आवाज दूर से करीब आने लगी। असलम ने गहरा सांस लिया और अपनी कोट के बटन बंद करते हुए इस्तकबालिया टीम से कहा कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाएं। और देखो, जैसे ही वो अंदर दाखिल हों, फूलों की पत्तियां निछावर करना शुरू कर देना। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी कॉलेज का चपरासी भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, साहिब, गाड़ियां गेट पर पहुंच गई और प्रोटोकॉल ऑफिसर कह रहे हैं कि मैडम बिल्कुल अभी हॉल में दाखिल होंगी। असफर ने एक बार फिर हॉल का जायजा लिया। उसे महसूस हुआ जैसे फिजा में एक अजीब सी बेचैनी है और दिल की धड़कन बिला वजह तेज हो रही है। उसे सोचा कि शायद ये इतनी बड़े ऑफिसर के इस्तकबाल का दबाव है। उसे बुलंद आवाज में कहा, तलबा खामोश हो जाए और अपनी नशिस्तों पर तर्जुमान रहे। मेहमानी खुसूसी तशरीफ ला रही है। हॉल में एकदम सुनाटा छा गया और सबकी नजरें उस बड़े दरवाजे पर जम गई जहां से असिस्टेंट कमिश्नर को दाखिल होना था। असफन स्टेज से नीचे उतरा और गुलदस्ता थामे बिल्कुल सामने खड़े हो गया। उसके जहन में इस वक्त सिर्फ अपनी कामयाबी, अपने ओहदे का रूप था। उसे लग रहा था कि आज वो इस फंक्शन का सबसे बड़ा सितारा है और चीफ गेस्ट के साथ उसकी तस्वीर करके अखबार की जीनत बनेगी। तभी दरवाजा खुला और पुलिस के जवानों ने रास्ता बनाया और एक पुरवकार खातून जिसने गहरी नीले रंग का लिबास पहन रखा था और सर पर दुपट्टा बड़ी नफासत से जमा रखा था, हॉल में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर ऐसी हिब्बत और वक़ार था कि सब खुद ब खुद एहतराम में खड़े हो गए। असफर ने मुस्कुराते सर झुकाया और गुलदस्ता पेश करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसकी नज़र चीफ गेस्ट के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और जुबान तालू से जा लगी। सामने वही सोमी खड़ी थी जिसे उसने जाहिल और बोझ कहकर ठुकराया था। सोमी की आंखों में वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं थी, बल्कि किसी चमक थी जो असफर के तमाम गुरूर को राख कर रही थी। सोमी ने बहुत इत्मीनान से असफन के लड़ते हाथों से गुलदस्ता लिया और एक हल्सी मगर पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, शुक्रिया प्रोफेसर साहब, सुना है आप इस तकरीब के मुनासिब हैं। उम्मीद है कि यहाँ डिसिप्लिन वैसा ही होगा जैसा कि आपके अल्फाज में होता है। असफन के हलक में कांटे चुभने लगे और वो चाहकर भी एक लफ्ज न बोल सका। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा हाल घूम रहा है। उसके साथ ही प्रोफेसर ने हैरत से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, असफन यार, तुम्हें क्या हुआ है? तुम साकित क्यों हो गए? मैडम को स्टेज की तरफ लेकर चलो। असफर ने लड़खड़ाते कदमों के साथ सोमी को रास्ता दिया और बड़े वक्कार के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। उसके पीछे चलते असफर को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आने लगी। वो ताने, वो हकारत भरे जुमले और वो कहके जो उसने सोमी पर लगाए थे, आज वो सब उसके अपने चेहरे पर तमाचे बनकर लग रहे थे। हॉल में मौजूद हर शख्स सोमी की शख्सियत से मुतासिर था और असफर को ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुलेआम फांसी दी जा रही हो। और वो बार बार यही सोच रहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि एक मेट्रो पे लड़की इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई, इसे खबर तक ना हुई थी। सोमी ने स्टेज पर जाकर माइक संभाला और अपनी गुफ्तगू का आगाज किया तो उसकी आवाज में वही गर्ज थी जो एक फातिहा की होती है। उसने कहा, यहाँ मौजूद तमाम उस्ताद और तलबा को मेरा सलाम। आज मैं यहाँ एक ऑफिसर के तौर पर नहीं, बल्कि एक मिसाल के तौर पर आई कि जब के भी नालायक कहकर किसी रद्द कर दिया जाता है तो वक्त ने साबित किया कि इरादा मजबूत हो तक तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। हसवन की एक स्टेज के कोने में खड़ा पसीना पूछ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त का एहसास हो रहा था। उसे अब वो बेचैनी समझ आ रही थी जो फिजा में फैली हुई थी। ये बेचैनी दरअसल उसके अपने जवाल की दस्तक थी और सोमी की जीत का वो ऐलान था जिसने आज उसके तमाम इल्मी रूप को खाक में मिला दिया था। हसन ने महसूस किया कि आज वो सितारा नहीं बल्कि एक ऐसा बुझा हुआ चिराग था जिसकी रोशनी सोमी के अरूज के सामने बिल्कुल गायब हो चुकी है। सोमी अब स्टेज के मरकजी कुर्सी पर तर्जुमान थी जहां से वो पूरे हॉल पर एक फातिहाना नजर डाल रही थी, जबकि असफल की हालत उस मुजरिम जैसी थी जिसे फांसी के बंदे के सामने खड़ा कर दिया गया हो। स्टेज के कोने में खड़ा बार बार अपने माथे से पसीना पूंछ रहा था और उसके दिल में एक तूफान भरपा था कि आखिर ये सब कैसे और कब हुआ। असफल ने हिम्मत जमा की और जब सोमी के करीब से गुजरने लगा तो उसने बहुत धीमी आवाज में सरगोशी की, सोमी, ये तुम हो ना? क्या तुम वाकई वही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? सोमी ने अपनी फाइल से नजरें हटाई और असलम की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे पहचानती ही ना हो। उसने नहायत पेशेवराना लहजे में कहा,
माफ़ कीजिएगा मिस्टर असफन, आप इस वक्त एक सरकारी तकरीब में हैं और आपका इस तरह चीफ गेस्ट के ज़ाती मामलात में दखल करना आपकी डिसिप्लिन के खिलाफ है। असफन को ऐसा लगा जैसे सोमी ने उसके मुंह पर बर्फ का गोला मारा हो। उसने तड़प कर कहा, सोमी, मैं तुम्हारा असफन हूँ, तुम्हारा कजन, तुम्हारा मंगेतर। कि तुम वो सब भूल गई जो हमारे दरमियान था? सोमी ने गहरा सांस लिया और माइक की सिम दुरुस्त करते हुए कहा, मेरी याददाश्त में सिर्फ वो लोग महफूज हैं जिनका ज़र्फ बुलंद हो और जो रिश्तों की इज्जत करना जानते हो। बाकी सब मेरे लिए महज फाइल के मुर्दा हरूफ की तरह है। असफन के पैरों तले से जमीन निकल रही थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब वो सोमी को ए लड़की कहकर पुकारता था और आज वही लड़की उसे मिस्टर असफन कहकर उसकी औकात बता रही थी। इसी दौरान हॉल में मौजूद एक प्रोफेसर ने आगे बढ़कर सोमी से पूछा, मैडम, क्या प्रोफेसर असफन को पहले से जानती है? क्योंकि इनका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत हैरान है। सोमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्रोफेसर साहब, हैरानी तो जाहिलों का मुकद्दर होती है। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि इस कॉलेज का मायार क्या है, जहाँ कि उस्ताद साहब अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के बजाय उनकी जिंदगी के किस्से खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। असफन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे भरी महफिल में कोड़े मारे जा रहे हो। वहां से हटकर पीछे की तरफ गया, जहाँ उसकी माँ यानी सोमी की फूफी अभी तक सदमे की हालत में बैठी थी। फूफी ने असफन का हाथ पकड़कर लड़ती हुई आवाज में कहा, असफन बेटा, ये वही नालायक लड़की है ना जिसे हमने घर से निकाला था? कि इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे बन गई? कि कोई धोखा तो नहीं? असफन ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, अम्मा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। आपकी इस जुबान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज जो कुर्सी पर बैठी है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना सफर किया है ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसकी आंखों की सर्दी बता रही है कि उसने हम सबको अपने दिल से निकाल फेंका है। फूफी ने हिचकिचाते हुए कहा, तो क्या हुआ? आखिर है तो मेरी भतीजी ना। मैं अभी जाकर उससे मिलती हूँ और उसे कहती हूँ कि बेटा, वो तो सब एक मजाक था। असफर ने तलखी से कहा, अम्मा, वो मजाक नहीं था, वो हकारत थी और अब वो हकारत सूद समेत हमें वापस मिल रही है। सोमी ने स्टेज से ऐलान किया कि मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर असफन स्टेज पर आए और आज के टॉपर्स को इनामत दें। असफन जब बोझल कदमों के साथ स्टेज पर आया तो सोमी ने एक शील्ड उसकी तरफ बढ़ाई और उसके कान में बहुत आहिस्ता से कहा, असफन साहब, ये इनाम उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं। काश आपने अपनी डिग्री के साथ थोड़ी सी इंसानियत भी पढ़ी होती तो आज आपको यूं नजरें चुराकर इनाम न बांटने पड़ते। असफन के हाथ शील्ड पकड़ते हुए लड़ रहे थे। उसे लगा जैसे सोमी उसे सबके सामने बढ़ाना कर रही हो। उसने एक बार फिर कोशिश की कि सोमी को जज्बाती कर सके। उसने कहा, सोमी, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई। मेरी माँ ने जो कहा वो गलत था। मैं तुम्हें ढूंढता रहा। सोमी ने एक जोरदार कहका लगाया जो सिर्फ असफन को सुनाई दी और कहा, झूठ बोलने की भी अकल चाहिए होती है प्रोफेसर साहब। आप मुझे नहीं बल्कि अपनी अना को ढूंढ रहे हैं जो आज मेरे जूते तले दब चुकी है। असफन वहां से भाग जाना चाहता था मगर वो प्रोटोकॉल की जंजीरों में झगड़ा हुआ था। सोमी ने बड़े पूरे फंक्शन में असफन को एक मामूली मुलाजिम की तरह ट्रीट किया। कभी उसे फाइल लाने का कहती, कभी उसे स्टेज की लाइट दुरुस्त करने का हुक्म देती। असफन के दोस्त जो पहले उसके रूप के गुण गाते थे अब आपस में काना खुशी कर रहे थे कि देखो यार, प्रोफेसर साहब की तो हवा ही निकल गई। ये मैडम तो उन्हें एक मिनट का सुकून ही नहीं दे रही। असफन को अपनी जिंदगी का वो सबसे लंबा और अजियतनाक दिन लग रहा था। उसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब उसे सोमी को शादी हॉल में ग्लास पकड़ाया था और आज सोमी उसे फाइलों के ढेर में उलझा कर अपनी ताकत का एहसास दिला रही थी। सोमी ने फंक्शन के इख्तिताम पर तकरीर की और कहा, जिंदगी में कभी किसी को उसकी कमजोरी का ताना मत देना, क्योंकि वक्त के पास एक ऐसा तराजू है जो पल भर में शाह को गधा और गधा को शाह बना देता है। उसने असफन की देखकर एक वाहिनी खर्च जुमला कहा कि कुछ लोग प्रोफेसर बनकर भी जाहिल रह जाते हैं और कुछ लोग नालायक कहला कर भी पूरी दुनिया पर राज करते हैं। असफन का सर शर्म से झुक गया और वो एक लफ्ज भी ना बोल सका। सोमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और असफन वही खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने हीरा गिनवा दिया है और अब उसके पास सिर्फ पछतावे की खाक बाकी है। फूफो सोमी की गाड़ी के पीछे भागी कि बेटा, एक बात तो सुनती जाओ।
मगर सोमी ने शीशा ऊपर कर लिया और अपने ड्राइवर से कहा कि चलो यहाँ से, मेरा काम खत्म हुआ। हसन ने उस रात घर जाकर अपना वो तमाम इल्मी रूप और गुरूर टूटते हुए देखा और उसे समझ आ गई कि जब किसी का ज़र्फ छोटा हो तो बड़ी से बड़ी डिग्री भी उसे इज्जत नहीं दिला सकती। सोमी की शर्त मेरी ने असफन के अंदर के प्रोफेसर को मार दिया था और वहां सिर्फ एक पिशमान इंसान बाकी था जो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। अगले दिन सूरज अपनी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था कि पुप्पी ने अपनी बेहतरीन रेशमी जोड़े निकाले और सन को जबरदस्ती तैयार करके सोमी के सरकारी रेस्ट हाउस के पास पहुंच गई। उनके हाथ में मिठाई का एक बड़ा टोकरा था और चेहरे पर ऐसी मसनूई मुस्कुराहट थी जिसे वो परसों से सोमी की कामयाबी की दुआएं मांग रही हो। रेस्ट हाउस के गार्डनर ने रोका तो पुप्पी ने बिगड़ कर कहा, अरे भाई हटो सामने से, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी साहिबा की सगी फूफो हूँ और ये मेरा बेटा असफंद है जो शहर का नामूर प्रोफेसर है। हम अपनी बेटी से मिलना है। गार्ड ने जब अंदर इतला दी तो सोमी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने का हुक्म दिया। जब सोमी चंद मिनट बाद वहां दाखिल हुई तो उसके कदमों की चाप पे वो वक़ार था कि वो खुद ब खुद खड़ी हो गई और लपक कर सोमी को गले लगाने की कोशिश की। सोमी ने बहुत तफासत से कदम पीछे हटाया और सोफे पर बैठते कहा, तशरीफ रखिए वो जान, मिठाई किस खुशी में लाई है? क्या असफंद साहब की कहीं बड़ी जगह शादी तय हो गई है? फूफो ने फौरन मिठाई का टोकरा मेज पर रखा और लजाजत से बोली, अरे नहीं, मेरी जंतु सदके जाऊं मैं तुम पर। मैं तो कल रात से सो ही ना सकी खुशी के मारी कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी प्रोफेसर बन गई है। मैं तो असफन से यही कह रही थी कि देख असफन, तेरी सोमी ने तो पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया और बचपन की बात तो और थी, वो तो हम सब नादान थे जो तेरी कदर ना कर सके। असफन जो सर झुकाए कोने में बैठा था उसने हिम्मत करके सोमी की तरफ देखा और बोला, सोमी देखो, अम्मी ठीक कह रही है, हमसे गलती हुई, हमें तुम्हारी सलाहतों का अंदाजा ही नहीं था। मैं अब भी इस रिश्ते पर कायम हूँ जो हमारे बड़ों ने बचपन में जोड़ा था। मैं तुम्हें वो तमाम खुशियां दूंगा जो मैं पहले नहीं दे सका था। सोमी ने गहरा सांस लिया और अपने मेज पर रखी फाइल को बंद करते हुए कहा, असफन साहब, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। बचपन की बात वाकई और थी। तब मैं एक नादान लड़की थी जो समझती थी कि रिश्ते मोहब्बत से निभा जाते हैं, मगर आपकी वालदा ने मुझे सिखाया कि रिश्ते तो डिग्रियों और ओहदों की तराजू में तोले जाते हैं। हुप्पो ने फौरन बात करते हुए कहा, अरे नहीं पुत्र, वो तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हारे अंदर पढ़ने का शौक पैदा हो। देखो, आज मेरी डांट की वजह से तुम यहाँ तक पहुंची हो। अब छोड़ो इन पुरानी बातों को और खैर से शादी की तारीख पक्की करो। असफंद अब प्रोफेसर है, तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो, तुम दोनों की जोड़ी तो पूरे शहर में मिसाल बनेगी। स्वामी के लोगों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और उसने पुप्पो की आंखों में आंखें डालकर कहा, पुप्पो जान, मुझे आपके वो अल्फाज आज भी याद है कि मेरा बेटा प्रोफेसर बन गया और तुम्हारी नालायक बेटी मैट्रिक में 2 बार फेल हो चुकी है। हम ये रिश्ता करके अपनी नाक नहीं कटवाना चाहते हैं। याद है ना आपको ये जुमले? पुप्पो को जुमला चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगी कि वो तो फिर गुस्से में जुबान से निकल गया था। सोमी ने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश किया और बहुत बावकार लहजे में बोली, अब मेरा वक़ार और मेरा ओहदा वो नहीं रहा जो आपके बेटे के शान शान हो। अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर और आपका बेटा महज एक प्रोफेसर है। मुझे अपना मायार नहीं गिराना और ना ही मुझे कोई ऐसा रिश्ता करके अपने ओहदे की नाक कटवानी है। लोग क्या कहेंगे कि एक ग्रेड 17 की ऑफिसर ने एक मामूली से जाहिल और छोटे ज़र्फ के इंसान से शादी कर ली। अस्पन तरफ उठा और बोला, सोमी, तुम बदला ले रही हो क्या? तुम हमारी मोहब्बत को भुला दोगी। सोमी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मोहब्बत तो आपने उसी दिन दफन कर दी थी जब मुझे शादी हाल में गिलास पकड़ाया था और अब यहाँ सिर्फ हकारत बाकी है। और हकीकत ये है कि अब आप मेरे जोड़ के नहीं हैं। पुप्पो ने रोते हुए कहा, सोमी पुत्र ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, असफन जीते जी मर जाएगा। सोमी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, फूफी जान, अब आप जाइए, यहाँ से मुझे बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। और हाँ, ये मिठाई वापस दे जाइए क्योंकि मुझे आपके हाथ का जायका कड़वा लगता है। असफन और उसकी माँ जब रेस्ट हाउस से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर लालच और जिल्लत की स्याही मिली मली हुई थी। सोमी ने खिड़की से इन्हें जाते देखा और एक ठंडी आह भरी। उसे लगा जैसे आज उसके सीने का वो बोझ उतर गया हो जो उसे बरसों से सोने नहीं देता था।
اسے ثابت کر دیا تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو دنیا کے تمام عہدے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ وہ لالچی رشتوں کی اوقات ایک کوڑی سے زیادہ نہیں رہتی۔ اگلے دن سومی اپنے دفتر کی وسیع میز پر پھیلی ہوئی فائلوں کو نہایت باریک بینی سے دیکھ رہی تھی، جس میں کالج کے فنڈز اور امتحانی پرچوں کی خفیہ فروخت کے لرزہ خیز انکشافات درج تھے۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ریڈرز انسپیکٹر سے کہا، کیا تم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہو کہ پروفیسر اسفن ان تمام بے ضابطگیوں کا مرکز کردار ہے؟ انسپیکٹر نے سر جھکا کر جواب دیا، جی میڈم، تمام ٹھوس ثبوت اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور طلبہ سے پیسے لے کر نہ صرف پیپر آؤٹ کرتے ہیں بلکہ کالج کی لائبریری کے نام پر آنے والے لاکھوں روپے کے فنڈز بھی ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے ہیں۔ سومی کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ آئی اور اس نے حکم دیا، کل صبح اسفن کو تفتیش کے لیے میرے دفتر لایا جائے۔ اگلے دن جب اسفن ہتھکڑیوں کے بغیر مگر دو سپاہیوں کے پہرے میں سومی کے سامنے پیش ہوا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ سومی نے کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے بڑے سکون سے کہا، کہیے پروفیسر صاحبہ، آپ نے تو علم کے سوداگر نکلے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ صرف رشتوں کی بولی لگانا جانتے ہیں، مگر آپ نے تو مقدس تعلیمی پیشے کو بھی نہیں بخشا۔ اسفن نے ہکلاتے ہوئے کہا، سومی، یہ سب جھوٹ ہے، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ میں ایک مؤسس استاذ ہوں، تم اپنے پرانے بدلے کی آگ میں میری ساکھ برباد کر رہی ہو۔ سومی نے ایک موٹی فائل اس کے سامنے پٹکی اور گرج کر کہا کہ بدلہ لینے کے لیے مجھے اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی۔ اسفن صاحب، یہ جو وہ رسیدیں ہیں نا جن پر آپ کے دستخط موجود ہے، اور یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، کہ ایک پروفیسر کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں بنگلہ خرید سکے۔ اسفن کی زبان گھنگ رہ گئی اور وہ کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی کہ سومی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری ماں جیتے جی مر جائے گی اگر اسے پتا چلا کہ میں جیل جا رہا ہوں۔ سومی نے میز پہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، جب آپ غریب طلبہ کا مستقبل بیچ رہے تھے تب آپ کو اپنی ماں کی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ نے مجھے نالائق کہا تھا کیونکہ میں ایک امتحان میں فیل ہوئی تھی، مگر آپ تو زندگی کے امتحان میں فیل ہو چکے ہیں۔ آپ کی علمی ساکھ ایک ریت کی دیوار کی طرح ثابت ہوئی۔ اسفن نے ہاتھ چھوڑ کر کہا، میں سب کچھ واپس کر دوں گا، تم بس یہ کیس فائل نہ کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ سومی نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور کہا کہ قانون کے پاؤں نہیں ہوتے پروفیسر صاحب، صرف ہاتھ ہوتے ہیں جب آپ کے گربان تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے جس غرور کی بنیاد پر مجھے بوجھ کہا تھا، آج وہ غرور آپ کے اپنے کالے کرتوتوں تلے دب کر سسک رہا ہے۔ اسفن کو اس وقت اپنی اوقات کا صحیح اندازہ ہوا جب سومی نے فون اٹھایا اور آرڈر دیا کہ اس ملزم کو حوالات منتقل کیا جائے۔ اسفت کی چیخیں اور منتیں سومی کے دفتر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر سومی کا دل پتھر ہو چکا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کی رعایت معاشرے کے لیے کینسر کی طرح ہوتی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ سچی کامیابی صرف عہدے میں نہیں بلکہ ایمانداری میں ہوتی ہے، اور اسفن کا انجام ان تمام لوگوں کے لیے عبرت تھا جو دوسروں کو نیچا دکھا کر خود کو آسمان پر سمجھتے ہیں۔ سومی نے کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچا کہ آج اس کے بابا کی عزت واقعی بحال ہو گئی، کیونکہ حق نے باطل کو بے نقاب کر دیا تھا اور اسفن کی علمی ساکھ کے پیچھے چھپا ہوا اصل چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا تھا۔ اور وہ پروفیسر جو کبھی اپنی ڈگریوں پر ناز کرتا تھا، آج ایک مجرم کی طرح سر جھکائے اپنی حقیقت کے روبرو کھڑا تھا، اور سومی کی دیانتداری نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ واقعی اس مقام کی حقدار تھی جہاں وہ آج کھڑی ہے۔ رات کی سیاہی نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور وہ ریسٹ ہاؤس کے باغیچے میں لگے پیلے لیمبون کی روشنی میں دھندلائی ہوئی زمین پر اسفن کی کسی سائے کی طرح سومی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب سومی اپنی سرکاری مصروفیات ختم کر کے گاڑی سے اتری تو اس کی نظر اندھیرے میں دب کے اس شخص پر پڑی جس کا وقار اب مٹی میں مل چکا تھا۔ اسفن نے لڑتی ہوئی آواز میں پکارا، سومی، کیا ایک منٹ کے لیے رک سکتی ہو؟ سومی نے اپنے محافظوں کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا اور اسفن کے قریب جا کر نہایت سرد لہجے میں پوچھا، پروفیسر صاحب، اس وقت آپ کا یہاں ہونا قانون کی خلاف ورزی ہے، کیا آپ کو ابھی تک اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہوا؟ اسفن نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو پوچھنے کی کوشش کی اور سومی کے قدموں کے قریب بیٹھتا بولا، سومی، مجھے جتنی سزا دینی ہے دے دو، مجھے جیل بھیج دو، میری جائیداد ضبط کر، مگر خدا کے لیے اپنی آنکھوں سے وہ نفرت ختم کر دو
جو مجھے اندر سے جلا رہی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک گھٹیا انسان ثابت ہوا۔ میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی اور اپنی ماں کے تکبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ مجھے معاف کر دو سومی، میں وہی اسفند ہوں جو کبھی تمہارے لیے تتلیاں پکڑتا تھا۔ سومی نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرائی۔ پھر اس نے اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اسفند صاحب، کتنا آسان ہے نا یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دو۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ رات جب آپ کی ماں نے میرے بابا کی پگڑی اچھالی تھی اور آپ یہاں کھڑے مسکرا رہے تھے؟ کیا آپ کو یاد ہے جب میں نے شہر آنے کے لیے بس کا کرایہ اکٹھا کرنے کی خاطر اپنی ماں کا آخری زیور بیچا تھا؟ اسفند نے ہچکیاں لیتے ہو کہا، سومی، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے میری ڈگریوں نے اندھا کر دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم نالائق ہو، تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ سومی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، نالائق میں نہیں تھی اسپن، نالائق تو آپ کا ظرف تھا جس نے ایک رشتے کو صرف ڈگریوں کی بنیاد پر رد کر دیا۔ آپ آج میری ان آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سمجھ رہے ہو کہ میں کمزور پڑ جاؤں گی، تو سن لیں، زندگی صرف جدائی کے آنسو سے نہیں بکتی، بلکہ اس خون پسینے کی محنت سے بھی بکتی ہے جو میں نے ان 5 سالوں میں بہایا ہے۔ جب آپ ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھ کر میرے فیل ہونے کے قصے سناتے تھے، تب میں شہر کی سڑکوں پر ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ میں نے بھوک کاٹی ہے، میں نے لوگوں کی جلی کٹی باتیں سنی ہے، اور میں نے اپنی روح کو مار کر یہ مقام حاصل کیا۔ اسفند نے تڑپ کر کہا، میں تمہارے ہر زخم کا مداوع کروں گا، بس ایک بار کہہ دو کہ تم مجھے معاف کرتے ہو۔ سومی کے پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے کہا، معافی تو اللہ دیتا اسفند، میں صرف انصاف کروں گی۔ آپ نے جو جرم کیا ہے آپ کی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی۔ اور رہی بات زخموں کی، تو کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بڑھ بھی تو جائے، مگر ان کے نشانے انسان کو ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اسے کن کے ساتھ چلنا ہے اور کن کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ اسفند نے روتے ہوئے کہا، کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ سومی نے کہا، ترس کمزوروں پر کھایا جاتا ہے، اور آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آپ پر ترس کھانا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کو گلاس پکڑایا تھا اور آپ نے مجھے حقارت سے دیکھا تھا، آج وہی گلاس ٹوٹ چکا ہے اور اس کی کرچیاں آپ کے اپنے مقدر میں چبھ رہی ہیں۔ اسفند نے گردن جھکا لی اور بولا، سومی، تم بدل گئی ہو، تم وہ سومی نہیں رہی۔ سومی نے آخری بار اس کی طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں، میں بدل گئی، کیونکہ مجھے بدلنے والا کوئی اور نہیں، آپ خود تھے۔ آپ کی ٹھوکروں نے مجھے وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر میں آج اس مقام پر ہوں، جہاں سے آپ مجھے بہت چھوٹے نظر آ رہے ہیں۔ اب جائیں یہاں سے اور صبح عدالت میں پیش ہونے کی تیاری کیجیے، کیونکہ میرا قلم اب میری مرفت نہیں صرف سچ لکھے گا۔ اسفند اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا اور سومی وہی کھڑی اپنی کامیابی کی اس تلخ حقیقت کو محسوس کرتی رہی، جسے بہت بڑی قیمت چکانے کے بعد ملی تھی۔ اس رات چاند کی روشنی میں سومی کا چہرہ کسی چٹان کی طرح مضبوط لگ رہا تھا، جبکہ اسفند کی پیشانی اسے ایک زندہ لاش بنا چکی تھی۔ اگلے دن عدالت کی کاروائی شروع ہونے سے چند منٹ پہلے سومی نے اسفند کو اپنی نجی چیمبر میں بلایا، جب کمرے کی خاموشی اسفند کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ بھاری تھی۔ اسفند کرسی کے کنارے پر ٹکا ہوا اپنے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب سومی نے میز پر رکھی اس کی گرفتاری کی فائل اٹھا اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اسفند صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ آپ نے میرا دل توڑا تھا، یا اس کے لیے کہ آپ کی ماں نے میری تذلیل کی تھی؟ اسفند نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، مومی، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اور تم آج بھی جو بھی کرو گی وہ تمہارا حق ہے۔ سومی نے ایک سرد آہ بھری اور فائل بند کرتے ہوئے کہا، اگر یہ صرف میری ذاتی بدلے کی بات ہوتی تو میں اسی دن آپ کو سڑک پر ذلیل کر دیتی جس دن اس شہر میں آئی تھی، لیکن میرا مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ میں نے یہ سب ان سینکڑوں لڑکیوں کے لیے کیا جنہیں آپ جیسے لوگ صرف ایک ڈگری نہ ہونے کی بنیاد پر نالائق قرار دیتے ہیں اور ان کے خوابوں کا گلا بھون دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ کسی کو جاہل کہتے ہیں تو آپ صرف اسے نہیں بلکہ اس کی پوری نسل کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ میں نے خود کو اس لیے بدلا تاکہ میں ان لڑکیوں کی آواز بن سکوں جنہیں معاشرہ موت سمجھتا ہے۔ اسد نے شرمندگی سے سر جھکایا اور بولا، سومی، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو،
मगर अपनी इस हकारत से मुझे मत मारो। सोमी ने फाइल उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, असलम साहब, इन तमाम कागजात में आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि आपकी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर सकते हैं, मगर मैं आज आपको गिरफ्तार नहीं करूंगी। हसन ने हैरत से अपनी आंखें ऊपर उठाए पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर रही हो? तो सोमी ने तल्खी से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं असलम साहब, मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रही, बल्कि आपको ऐसी जेल में डाल रही हूँ जहाँ से कोई रहा नहीं हो सकता, और वो जेल आपका अपना ज़मीर है। मैं आपको अपने ज़मीर के हवाले करती हूँ। अब जब भी आए अपने आईने में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको वो तमाम लड़कियां याद आएंगी जिनके हकूक पर आपने डाका डाला, और वो सोमी याद आएगी जिसे आपने पैरों तले रोंदा था। आपकी सबसे बड़ी सज़ा ये होगी कि आप एक आज़ाद मुजरिम बनकर जिएंगे, और ये बोझ आपको कभी चैन से नहीं सोने देगा। असफन की आंखों से आंसू कतारियों की बारिश बहने लगे। उसे बोझल आवाज में कहा, सोमी, तुमने मुझे माफ ना करके मुझे जीते जी मार दिया है। काश तुम मुझे जेल भेज देती तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाता। सोमी ने अपना रुख मोड़ लिया और कहा, अब जाइए यहाँ से, मेरा और आपका यह सफर यही खत्म होता है। इस वाक़े के 2 दिन बाद पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि प्रोफेसर असफन ने अपने ओहदे पर इस्तीफा दे दिया और वो गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए कहीं दूर चला गया। असफन ने अपना इस्तीफा देते वक्त अपने साथियों से सिर्फ इतना कहा कि जो इल्म ज़र्फ ना सिखाए वो इल्म नहीं बल्कि जहालत का बोझ है, और मैं अब इस बोझ को मजीद नहीं ढो सकता। सोमी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर नई मिशन की तरफ रवाना हो रही थी। जब उसकी गाड़ी रास्ते में खड़ी नजर आई, उसके चेहरे पर वो पुराना तकब्बुर नहीं बल्कि एक ऐसी महरूमी थी जो शायद खत्म नहीं होने वाली थी। वो पूरी गाड़ी के करीब आकर हाथ जोड़े, मगर सोमी ने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया बल्कि अपनी नजरों के सामने सड़क पर जमाए रखी। उसने महसूस किया कि इसका बदला मुकम्मल हो चुका है, मगर उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी बल्कि एक वक़ार था जिसे बताता था कि ताल्लुक कभी बराबरी का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये हमेशा ज़र्फ़ का मोहताज होता है। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ, क्योंकि अभी मुझे बहुत से नालायक कही जाने वाली लड़कियों के ख्वाब को हकीकत में बदलना है। सोमी अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, और इस वक्त पीछे रह जाने वाली वो धूल बन चुका था जो वक्त के साथ उड़ जाती है। कहानी का ये अंजाम सबके लिए गैर मुतवक्का था, क्योंकि सोमी ने किसी से इंतकाम नहीं लिया बल्कि खुद को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया था जहाँ उसे किसी की तायद की जरूरत नहीं थी। उसे साबित कर दिया था कि एक औरत जब ठान ले तो अपनी महरूमियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है, और मुआशरे के तानों उसके कदमों की धूल से ज्यादा कुछ नहीं रहते। असफल का इस्तीफा और सोमी की नई शुरुआत इस बात का सबूत थी कि जिंदगी के खेल में जब जीत हमेशा उसकी होती है जो दिल का साफ और जीनत नीयत का सच्चा हो। सोमी की गाड़ी जब हाईवे पर धुल रही थी तो उसने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने माजी की तरफ देखा और मुस्कुराकर खुद से कहा कि बचपन की बात वाकई और थी। अब मैं वो सोमी हूँ जिसने अपनी हारी हुई बाजी को अपनी मेहनत से जीत में बदल दिया, और मेरी जिंदगी का हर लम्हा उन लोगों के लिए एक मिसाल होगा जो दूसरों को छोटा समझकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं।